नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। जिस तरीके से यूपी की सियासत गरमाई हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये पूरा जो चुनावी समीकरण है किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से जनसभाएं, रैलियां सभी अलग अलग पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में किस पार्टी को कितना फायदा होने वाला है, किसको कितना नुकसान होने वाला है, ये सभी चीजों के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे कि यूपी की जो सियासत है और जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हो चुका है, ये किस तरीके की रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही है या फिर ये चुनाव किस और मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। वैसे दिनेश, अगर देखा जाए तो इस बार जो वोट शेयर है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतदान पहले की अपेक्षा में कम पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो नुकसान है किसको देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर एक अवधारणा मानी जाती रही है कि जब वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो उसका फायदा बीजेपी को होता है, जबकि नुकसान होता है तो उसका फायदा विपक्ष को होता है। ये हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा, ये हमने राजस्थान के चुनाव में देखा, और वहां तीनों जगह पर 1 से 1.5% वोट जो था उसमें उछाल देखने को मिला। यानी कि साफ तौर पर अधिक लोगों ने आकर के मतदान किया, और उस मतदान करने का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत छोटे छोटे मार्जिन से लेकिन सरकार बनाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में लोकसभा का चुनाव है, तमाम मुद्दे हैं, और माही मैं तमाम जगह पर जा रहा हूं, देख रहा हूं लोगों को जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है, सीए एनआरसी का मुद्दा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं, जगह बना चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार बन ही जाएंगे, आखिरकार वोट देने की क्या आवश्यकता है। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो कोर वोटर है वही वोट बैंक में कम यहाँ पर भागीदारी निभाता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार जिस तरीके से वोट बैंक में हमने गिरावट देखी है, जो उत्तर प्रदेश है जहां पर 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, यहाँ पर भी 4 से 5% जो है वोट बैंक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। बिहार की भी यही स्थिति है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुए लोग घर से कम निकल रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में एक कहीं ना कहीं अवधारणा बन चुकी है कि यहाँ से बीजेपी जिस तरीके से माहौल तैयार करने में जुटी है, और राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा जो कि बीजेपी के लिए हमेशा से पिछले 40 सालों से एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसी मुद्दे का यहाँ पर फायदा उठाते हुए और बीजेपी मैदान में उतर रही है। और यहाँ से जो वोट बैंक घटता हुआ दिखाई दे रहा है, वोट शेयरिंग जो घटती हुई दिखाई दे रही है, इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, ये वाकई में ये पूरा चुनावी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ही एक न्यूज आई है जिसमें अखिलेश यादव अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव का जो फायदा है वो बीजेपी को होने वाला है, या अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को नुकसान होगा, या इंडिया गठबंधन को इससे कितना खासा नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर माही जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात करें, हमने यहाँ आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से, और वहां पर अखिलेश यादव को एक प्रचंड जीत हासिल हुई थी। जबकि दिनेश लाल निरहुआ ने पिछले वक्त में ये कहा कि मेरे सामने अखिलेश यादव चुनाव लड़ नहीं सकते, जबकि वो भूल गए हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनको हराया था। बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नाम है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो है प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि डिंपल यादव यदि संसद भवन पहुंच जाती है तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो वहां देखने को मिलेगा, लेकिन वह उत्तर प्रदेश में करहल सीट से जब 2022 के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव जीत करके आए थे, और उस दौरान उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि जब अखिलेश यादव 2019 में लोकसभा के सांसद थे, उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी, जबकि वर्ष 2022 के आते आते जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी आ गई थी। 125 से अधिक सीटें विधानसभा चुनाव में देखी थी, और अखिलेश यादव इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि 2027 में होने वाले यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी सरकार बनाई जाए। और इसी के चलते उन्होंने फैसला किया है कि यहाँ पर
तेज प्रताप यादव या फिर अन्य किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने बात की भाजपा का क्या स्थिति है और अखिलेश यादव की क्या स्थिति है, अब एक नजर डालते हैं मायावती के ऊपर। क्या आने वाले दिनों में मायावती जिस तरीके से अभी राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रही है और बड़े बड़े स्टेटमेंट बोलते हुए नजर आ रही है, पश्चिमी यूपी की बात कर लीजिए, तो आपको क्या लगता है अगर मायावती इस बार के चुनाव में सीटों की बढ़त करती है तो क्या वो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ती हुई नजर आ सकती है इन फ्यूचर, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, अभी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं क्योंकि मायावती अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई। अकेले चुनाव लड़ने का यहाँ पर जो उनका फॉर्मूला था उसी आधार पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता रहा है। विशेष तौर पर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो है हर सीट के ऊपर हमें 40% के करीब दिखाई देता है, जबकि दलित वोट बैंक की भी पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 से 17% जो है बहुतायत है। ऐसे में मायावती निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर मायावती का भी कोर वोटर कुछ हद तक माना जाता रहा है, जबकि दलित वोट बैंक तो एक तरफा मायावती को समर्थन देता है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश कर सकती है मायावती। 2022 के विधानसभा चुनाव ने ये सारी तस्वीर साफ कर दी है, जब मायावती को महज एक सीट पर जीत हासिल होती है, जबकि 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दलित वोट बैंक इतना बड़ा वोट बैंक उनके साथ रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में भी अच्छे खासे राजनेता निकल करके बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। और ऐसे में अब जो जिस तरीके का फैसला उनका रहा है कि हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं कि 2024 में मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ा जाए, जितनी भी सीटें जीती जाए अकेले दम पर जीती जाए, और इसी के साथ साथ आकाश आनंद की राजनीति में ये शानदार एंट्री होते हुए देख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन दिनेश यहाँ पर एक सवाल है और बहुत छोटा और आखिरी सवाल है कि आपने देखा होगा कि 2019 में मायावती जब अखिलेश के साथ गठबंधन में आई थी तो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना था। अगर क्या वो उस सपने को आने वाले दिनों में पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन का हाथ पकड़ सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी कोई प्रधानमंत्री पद का संयोजक नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन मायावती को इसके लिए एक लालसा और एक जिम्मेदारी देता है तो क्या निभाते हुए वो नजर आएंगी या जाते हुए नजर आ सकती हैं? देखिए, ये खबरें उस वक्त सामने आई थी जब चुनाव का ऐलान हो रहा था और मायावती को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। उस दौरान ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच जो व्यक्तिगत मित्रता है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक बड़ा फैसला कर सकती है और मायावती को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है। उसका सीधा साफ असर यही देखने को मिलता कि दलित वोट बैंक जो पूरे देश भर में है उसको एकजुट किया जा सकता था और ऐसे में मायावती बड़ा रोल निभा सकती थी। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर जो है चर्चाएं शुरू की गई, बातचीत का दौर शुरू हुआ। अजय रॉय जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने भी बातचीत करने की शुरुआत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर के कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर मायावती से सामंजस्य बैठाएंगी, लेकिन अभी तक वो चीजें संबंध जो है कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाई और इसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि मायावती ने अब किसी भी गठबंधन में जाने का यहाँ पर जो फैसला था उससे इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, अब मायावती ने किसी भी गठबंधन में साफ तौर से जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मायावती की सीटों में बढ़त देखने को नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर वो किसी न किसी गठबंधन का साथ लेते जरूर नजर आएगी। और ये सारी अटकलों पर आकाश आनंद ने एक क्लियरिटी दे दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मायावती किसी के साथ जाएंगी या फिर जो यूपी का पूरा सियासी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो किसके खेमे में जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।